आप लोगों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज थोड़ा थ्योरेटिकल चलेगा, चैप्टर की स्पीड ज्यादा चलेगी, इसलिए ज्यादा नोट करने के चक्कर में मत रहना। मामला सिंपल है लेकिन सारा अपने सामने से एक बार गुजारना चाहता हूं, जिससे कि कोई थ्योरेटिकल छोटा मोटा सवाल आ जाए तो हम लोग फंसे नहीं, क्योंकि मेंस में आ सकता है ये जो आज पढ़ा रहे हैं हम उसमें। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला कि दो तरह के मैग्नेट होते हैं, एक होता है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट मतलब वो नहीं होता बार की सर, हाँ हमने सुना था सर, जहां पे वो शराब मिलती है वहां पे हम बार कहते हैं, वो वाला बार मैग्नेट मतलब बार के बाहर मैग्नेट है जो लोगों को अंदर खींचता है, वो नहीं है ये एक रॉड है जिसकी एक साइड नॉर्थ पोल है, एक साइड साउथ पोल है, ये बार मैग्नेट होगा, परमानेंट मैग्नेट होता है। और दूसरा करंट कैरिंग कॉइल होता है, करंट कैरिंग कॉइल को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट के डायरेक्शन के हिसाब से डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आता है, फॉर्मूला होता है NIA, और इसमें नॉर्थ पोल से साउथ पोल से ऐसे इस तरह से साउथ से नॉर्थ मिलाते हुए एरो आगे बढ़ाओगे, ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। इसको M इंटू डी कहते हैं। M मतलब पोल स्ट्रेंथ, D मतलब डिस्टेंस बिटवीन साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि अगर किसी मैग्नेट को मोड़ दे, जैसे ये मैग्नेट है, इसको मोड़ दिया, ये मैग्नेट R रेडियस का 60 डिग्री का मैग्नेट है। जब ये स्ट्रेट था तो इसका डाइपोल मोमेंट M था, इसका या M1 था। फिर मैंने इसको मोड़ दिया तो इसका डाइपोल मोमेंट M2 हो गया। M2 का वैल्यू बताओ। तो आपको बोलना है जी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो डिस्टेंस था पहले जो कुछ और रहा होगा, जैसे कि, और अब जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में अब जो डिस्टेंस है वो अलग हो गया, मैंने इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। तो ये R है, ये R है, यहां 60 डिग्री है तो ये भी 60 होंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये डिस्टेंस R हो गया। जबकि ये पहले सीधा था तो ये वाला लेंथ ओरिजिनल लेंथ था, तो ये पाई R/3 था। तो हमने लिखा M1 जो डाइपोल मोमेंट है वो प्रोपोर्शनल टू पाई R/3 है, और M2 जो डाइपोल मोमेंट है वो R है, प्रोपोर्शनल टू R। दोनों को डिवाइड कर दिया, R की जगह M2 रख दिया, तो M1 इज इक्वल टू पाई/3 M2। तो M2 का आंसर आ गया 3M1/पाई। ऐसे सवाल जेई में कम पूछे जाते हैं, नीट में ज्यादा, फिर भी एक आध सवाल ऐसा करके देख लेना चाहिए। मैं आपको एक बार और बताता हूं, ये डाइपोल पहले स्ट्रेट था, उसको मैंने ऐसे सर्कल में बेंड कर दिया, और सर्कल के सेंटर पे एंगल इस डाइपोल की वजह से बन रहा है 60 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछा पहले जब सीधा था तो डाइपोल मोमेंट M1 था, अब जब बेंड कर दिया तो डाइपोल मोमेंट क्या है। आपको क्या रूल बनाना है कि जब सीधा है तो टोटल लेंथ जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच की जो लेंथ है उसके प्रोपोर्शनल होगा, और जब हमने बेंड कर दिया तो भी दोनों के बीच में जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने पर जो लेंथ आएगी उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो जब बेंड कर दिया तो बीच का डिस्टेंस R है, क्योंकि ये रेडियस R का सर्कल बनाया और 60 डिग्री बना, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, तो ये सीधा हो गया। लेकिन जब बेंड किया था तो ये आर्क का लेंथ कैसे निकालते, देखो अब आर्क का लेंथ कैसे निकालते, तो एक फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस इक्वल टू एंगल। अब आर्क का लेंथ हमें निकालना है, मतलब ये वाला लेंथ निकालना, कितना लेंथ था, वही पहले लेंथ सीधा था, इसी को मोड़ के बनाया, तो ये वाला जो लेंथ है ये इसी मैग्नेट के लेंथ के बराबर, ये सीधा करेंगे ऐसा लेंथ आ जाएगा। तो ये कितना लेंथ है, तो आर्क इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, एंगल को रेडियन में ही लिखना होता है, 60 डिग्री दिया है तो पाई/3 लिख दिया। तो पहले जो लेंथ था वो पूरा पाई/3 सीधा था, अब उसको बेंड कर दिया तो एंड टू एंड डिस्टेंस R रह गया, तो पाई/3 से R रह गया, तो डिवाइड कर देंगे, तो M1 इक्वल टू पाई/3 M2 रख दिया। ठीक है, तो ऐसे कुछ डाइपोल मोमेंट के वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। फिर हमने कहा ये जो पार्ट अब पढ़ रहे हैं इसमें मैग्नेटिक डाइपोल की बारे में बात मत करो, ये बिल्कुल सेम आंसर है सिमिलर टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जिस तरीके से आपने रिजल्ट लिखे थे वहां पे एक डाइपोल मोमेंट P था, उसको अब कन्वर्ट कर देंगे डाइपोल मोमेंट M में। वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, उसको K बोलते थे, यहां पे हम μ0/4 पाई को K बोला करेंगे। अब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E था,
यहां पे उसकी जगह मैग्नेटिक फील्ड लिखा करेंगे, मतलब इसके जगह ये, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, बस ऐसा करेंगे। तो यहां पे 3 रिजल्ट लिख रहा हूं। अगर डाइपोल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ऑन द एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला चलेगा 2km/r³। जो समझ गया वो ठीक, जो नहीं समझा वो लल्लू। और अगर परपेंडिकुलर टू एक्सिस यानी कि ऑन इक्विटोरियल प्लेन, इक्विटोरियल प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो -km/r³। और तीसरा एट r, थीटा, यानी जनरल पॉइंट r, थीटा पे अगर चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज km/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा +1। ये 3 रिजल्ट लिख दिए। जिसको नहीं याद है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक बार इमेजिन करना या इसको रिवाइज करना, तो फिर हो जाएगा आपसे। बोलो भाई, है कोई ऐसा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर को रिवाइज करके यहां पे कर पाएगा इसको? अगर कर पाओगे तो इसमें साथ, अगर ये याद है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं याद है तो अभी याद कर लो। वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला भी रिजल्ट यही होता है, तो वहां से यहां मिला दिया। तो मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ने में केवल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने वाली चीज पर मेहनत होनी चाहिए। डाइपोल की प्रॉपर्टीज जो हमने देखी थी कि डाइपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला हम कैलकुलेट करते थे पहले भी हम 2-3 तरीके से, और फिर हम डाइपोल के फील्ड निकालते थे और फिर डाइपोल को रखते थे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब वो टॉर्क लगता था, फोर्स लगता था। ये 3 रिजल्ट वहां पर भी लिखे थे हमने, तो वहीं से आप डेराइव भी कर सकते, कैसे आया वो मैंने वहां बताया था। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल के हिसाब से यहां पे सेम चीज है। यहां पे है kp/r³, यहां पे 2km/r³, यहां पे है -kp/r³, यहां पे है -km/r³। ये वेक्टर है। तो डाइपोल अगर ऐसा है तो फील्ड ऐसे चलेगा डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलर में जाएंगे तो ऐसे अपोजिट चलेगा। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और यहां मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में और यहां डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर। डाइपोल मोमेंट m इधर है। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉर्क का फॉर्मूला P×E था। यहां पे टॉर्क का फॉर्मूला M×B है। ये वेरी इंपॉर्टेंट केस है, इस पे अभी 1-2 सवाल कराता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस रिजल्ट में आपको सवाल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस आएंगे, इक्विलिब्रियम क्वेश्चंस। थोड़ा ध्यान देना है, यहां पे ये इक्विलिब्रियम के सवाल ही पूछता है, यानी कि टॉर्क की वजह से ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं करेगा, टॉर्क की वजह से ऑब्जेक्ट केवल इक्विलिब्रियम में रहेगा, या इंस्टेंटेनियस टॉर्क और एक्सेलरेशन पूछ सकते हैं, कभी चलने वाला सवाल नहीं पूछते। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर एक ऑब्जेक्ट पे एक मैग्नेटिक फोर्स की वजह से टॉर्क लग रहा है और एक टॉर्क कोई और टॉर्क लग रहा है किसी और फोर्स की वजह से, तो दोनों टॉर्क आपस में बैलेंस होंगे। ऐसे सवाल आपको बहुत पूछे जाते हैं। घूमता हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा यूजुअली। हाँ, मैं आज नोट नहीं करने दे रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं, आपको नोट नहीं कर पा रहे, तो आपको क्लास के बाद इसको नोट करना है बच्चों। आज नोट करने की चिंता मत करो क्योंकि ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई है, एक बार देखोगे आप क्लास के बाद 5 मिनट में इसको लिख लोगे। लेकिन साथ साथ लिखते चले गए तो हम लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा और फिर हम लोग जो पढ़ना चाह रहे वो रह जाएगी। डाइपोल को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला -P.E है। ये हमने पहले भी लिखा था। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -M.B हो जाएगा, ये भी लिख दो।
अगर वर्क डन कोई पूछता है θ1 से θ2 ले जाने के लिए, तो U2 माइनस U1 कर दीजिए। एक्सटर्नल वर्क डन इज U2 माइनस U1, यानी M माइनस MB cos θ2 माइनस cos θ1। और थीटा इक्वल टू 0 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और थीटा इक्वल टू पाई पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। यानी कि अगर किसी डाइपोल यानी नॉर्थ साउथ पोल वाला जो डाइपोल है उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, और डाइपोल मोमेंट का जो वेक्टर है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि डाइपोल मोमेंट का वेक्टर m इधर है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो आप कहेंगे जी टॉर्क भी 0 है और डाइपोल मोमेंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, यानी कि एंगल 0 है, तो आप कहेंगे ये स्टेबल भी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। यानी यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तो ये वापस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डाइपोल को मोड़ेगा। इसीलिए हम जब कंपास नीडल को अर्थ में कहीं भी रखते हैं तो अर्थ के सरफेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ चल रहा है, तो आपका जो कंपास नीडल है उसका भी जो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल साउथ पोल का अलाइनमेंट है वो अर्थ के नॉर्थ और साउथ के पैरेलल आ जाता है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपने डायरेक्शन में अलाइन करता है। तो कंपास नीडल को कितना भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करके और फिर रख दो तो उसका नॉर्थ पोल वाला जो सुई है, जो पॉइंटर है, वो अपने आप अर्थ के नॉर्थ की तरफ पॉइंट करने लगेगा, क्योंकि अर्थ के नॉर्थ साउथ में ही मैग्नेटिक फील्ड है। अभी हम पढ़ेंगे अर्थ का मैग्नेटिज्म, पढ़ेंगे इसके आगे। ये सब चीजें ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है, इसलिए इसको थोड़ा फास्ट स्पीड से कर रहे हैं, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे। लेकिन ये बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी थी कि जब हम कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो एक्सटर्नल फील्ड डाइपोल को मोड़ के अपने डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी मैग्नेटिक डाइपोल को अपने पैरेलल अलाइन करने की कोशिश करेगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। अब कुछ सवाल देखो भाई, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं टॉर्क वाले, ठीक है? तो देखना ध्यान से। मान लीजिए एक क्वेश्चन में एक थोड़ा सा थ्री डायमेंशन फोटो बना हुआ है। ये एक रेक्टेंगुलर प्लेन है जिसमें करंट आई है। ये एक रेक्टेंगुलर प्लेन है जिसमें करंट आई है। इस करंट आई की वजह से इसमें एक डाइपोल मोमेंट है। ये पूरा ऐसा है, ए और बी का एक रेक्टेंगुलर प्लेन, उसमें करंट आई है, डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ये हॉरिजॉन्टल में एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी है। ये बी जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये जो प्लेन है वर्टिकल से थीटा एंगल पर अलाइंड है। आपको सवाल, इसका मास m है, क्वेश्चन पूछा है फाइंड करंट इन द कॉइल if it is in equilibrium at angle theta। आप थोड़ा साइड से देखें, अगर साइड से देखें तो आपको ऐसा दिखेगा, ये वर्टिकल लाइन है और ये प्लेन है जिसको एंगल थीटा पे हमको बैलेंस करा हुआ दिख रहा है। इसमें जो डाइपोल मोमेंट है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरफ है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में है। तो डाइपोल अपने आप को मोड़ के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लाने की कोशिश करना चाहता है। डाइपोल चाहता है कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मुड़ जाए, यानी अगर इस प्लेन को ऐसे घुमा के सीधा करने की कोशिश करेगा तो ये डाइपोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मुड़ने की कोशिश करेगा। तो आप कहेंगे जो इस पे टॉर्क लग रहा होगा वो ऐसा क्लॉकवाइज लग रहा होगा, जबकि इस
कॉइल पर यानी इस कॉइल का एक mg वाला फोर्स है जो नीचे की तरफ लग रहा होगा और जो b/2 डिस्टेंस पे लग रहा होगा, इसका एक मैग्नेटिक मतलब एक mg का टॉर्क जो होगा वो इस कॉइल को क्लॉकवाइज घुमाने की, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। देखो दो हैं, अगर किसी रॉड को मैं ऐसे वर्टिकल से थीटा एंगल पे रख दूं तो इसके सेंटर ऑफ मास से जो mg पास करेगा वो इसको, देखो इसके सेंटर ऑफ मास से जो mg पास करेगा इसको वर्टिकली नीचे लाना चाहेगा, वर्टिकली नीचे लाना चाहेगा, ये चाहेगा कि ये वर्टिकल में आ जाए, नीचे आ जाए। जबकि जो मैग्नेटिक टॉर्क है वो इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाना चाहता है या और ऊपर ले जाना चाहता है, जिससे कि इसका डाइपोल मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाए। तो रूल ये है कि दोनों किसी थीटा एंगल पर बैलेंस हो रहे हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, यहां पे एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। अगर ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है, ऐसे कर देते हैं, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, यहां थीटा होगा, यानी इन दोनों के बीच में जो एंगल बना वो 180 माइनस थीटा बना। और यहां पे थीटा एंगल है तो ये b/2 साइन थीटा हो गया, यानी कि इसमें थीटा कटने वाला है। ठीक है, हाँ, तो अब दो टॉर्क की बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा और इस फोटो को प्यारा बना देता हूं। इसमें डाइपोल मोमेंट प्लेन के परपेंडिकुलर होता है और यहां पे थीटा एंगल, यहां 90 माइनस थीटा, ये थीटा है तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन पर एक साइड एंगल थीटा है तो दूसरे साइड ये वाला जो एंगल होगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब m क्रॉस b करेंगे और इस mg के टॉर्क को बैलेंस करेंगे। m होता है NIA और यहां मैग्नेटिक फील्ड है b और इंटू साइन 180 माइनस थीटा लिखा। यह हुआ टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड का। और एक टॉर्क है mg का, mg का टॉर्क है mg b/2 साइन थीटा। और दोनों टॉर्क को आपस में बैलेंस कर दे तो NIAB साइन थीटा इक्वल टू mg b/2 साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया। सवाल में पूछा था करंट का वैल्यू बताओ, तो करंट का वैल्यू निकाला, आ गया mg b/2 अपॉन n, a की जगह लिख दिया AB यानी एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड B, B से B काट जाएगा, आंसर आ जाएगा। देख, मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूं उसमें आपको यह रीड करना है कि नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई कॉइल रखा होगा और ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बैलेंस दिख रहा होगा तो वहां पे दो इफेक्ट एक साथ काम कर रहे होंगे। एक तो NIAB साइन थीटा यानी m क्रॉस b वाला टॉर्क लग रहा होगा, NIAM है MB साइन थीटा, टॉर्क का फॉर्मूला MB साइन थीटा। ये हमने गैल्वेनोमीटर में भी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, NIAB साइन थीटा। जितना एंगल है वो लगा दो, NIAB साइन थीटा, वो टॉर्क हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। और एक टॉर्क है इस एक्सिस के अबाउट mg का, तो mg का टॉर्क एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई किया, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आ गया mg b/2 साइन थीटा। और दोनों टॉर्क को आपस में बैलेंस कर दिया तो ना तो ये ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। ये कुछ ऐसा है कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर ऐसा फ्रेम है, रेक्टेंगुलर फ्रेम है और वो ऐसा टेढ़ा दिख रहा, वर्टिकल से टेढ़ा इतना ऐसे, तो आप कहेंगे एक तो mg का टॉर्क होगा जो इसको वापस लाना चाह रहा है। जैसे किसी भी नोटबुक को आप देख लो कि भाई नोटबुक ऐसे दिख रही है, ऐसे टेढ़ी, तो नोटबुक अगर ऐसे दिख रही है तो क्या नोटबुक ऐसे रहना चाहती है? नहीं भाई, mg क्या चाहता है? mg चाहता है नोटबुक को ऐसे रखना, यानी ये ऐसा टेढ़ा दिख रहा है तो इसको क्लॉकवाइज ऐसा कोई टॉर्क लगा होगा तभी ये टेढ़ा हो गया। तो ये जो क्लॉकवाइज टॉर्क है इसमें डाइपोल मोमेंट वेक्टर नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर इधर है, तो डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मुड़ना चाहता है। उस मोड़ने के लिए डाइपोल मोमेंट कह रहा है कि हम थीटा एंगल पर जाके बैलेंस हो गए। अब बी मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल में है, यार जो दिया है वही तो देना है।
मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिया है, डाइपोल मोमेंट ये जो प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, ऐसे है, ये डाइपोल मोमेंट है और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो डाइपोल मोमेंट को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टर्न कराने की कोशिश करोगे तो इस जगह पर ये टॉर्क क्लॉकवाइज है, और mg जो इसको घुमाना चाहता है वो ऐसे घुमाना चाहता है, तो mg का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब इसमें एक सवाल और कराता हूं मैं आपको, देखिए शायद आपको समझ में आ जाए। ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर के ऐसे में एक कॉइल, जैसे क्रिकेट के बॉल पे सीम होता है वैसे ही एक कॉइल लपेट रखा है। इस कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स n है और इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, करंट I है। इस करंट I की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऐसे ऊपर की तरफ बन रहा है, ऐसे करंट के हिसाब से थंब बनाया, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन है। ऐसा दिया हुआ है कि ये बॉल के ऊपर जैसे क्रिकेट बॉल पे सीम होता है वैसे ही इस पे ये वायर लपेट रखा है जो कि प्लेन के पैरेलल है, जिससे डाइपोल मोमेंट प्लेन के परपेंडिकुलर बन गया है। अब इस सिचुएशन में एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड का बी हॉरिजॉन्टल में यूनिफॉर्म वैल्यू है, यूनिफॉर्म है ये मैग्नेटिक फील्ड। ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा है और सरफेस रफ है। अब अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई कॉइल ऐसे हो जिसका डाइपोल मोमेंट इधर आता हो और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी हो, तो बताइए टॉर्क की वजह से डाइपोल मोमेंट किस तरफ रोटेट करना चाहेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो आपको हमेशा डाइपोल को स्मॉलर एंगल से बी की तरफ रोटेट कराना है, स्मॉलर एंगल से, इस तरफ से घूम के नहीं जाएगा, स्मॉलर एंगल से बी की तरफ रोटेट कराना है। तो आप कहेंगे टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लगेगा क्लॉकवाइज और इसको ऐसा रोटेट कराना चाहेगा। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क के हिसाब से देखें तो इस बॉल को ऊपर की तरफ ऐसे घूम के ऊपर की तरफ रोल कर जाना चाहिए, लेकिन mg का जो टॉर्क होता है या mg साइन थीटा का जो टॉर्क होता है, इस स्फीयर को किधर रोल कराना चाहता है, नीचे की तरफ। यानी कि अगर इसको छोड़ दूं और इसमें कोई करंट फ्लो ना करूं तो नेचुरली ये किधर रोल डाउन होते हुए आएगा, नीचे की तरफ आएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोल होके आएगा। तो इसकी नेचुरल टेंडेंसी नीचे आने की है, जबकि ये जो टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर रोल कराना चाहता है। तो दोनों आपस में बैलेंस हो गए। सवाल वही पूछा, फाइंड करंट I टू कीप द बॉल मतलब ये इसका मास एम रेडियस आर है, इन इक्विलिब्रियम। अब बॉल में जो कॉइल बना हुआ है, बॉल में जो कॉइल ऐसा लपेट रखा है, इस कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट NIA होता है। इसमें जो सर्कल बना है उसका रेडियस वही है जो स्फीयर का रेडियस है, तो NIA की जगह पाई आर स्क्वायर कर देंगे, डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। तो हम कहेंगे टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू टॉर्क ऑफ mg साइन थीटा। ऐसे सिचुएशन में आपको याद होगा हम इस पॉइंट को यानी कि कॉन्टैक्ट पॉइंट को ICOR मान लेते हैं। तो यहां से एक फोर्स mg साइन थीटा लग रहा होगा और यहां एक mg कॉस थीटा लग रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा और एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। लेकिन ICOR से नॉर्मल, फ्रिक्शन और mg कॉस थीटा तीनों पास कर रहे हैं, तो एक ही फोर्स का टॉर्क अब हमें कैलकुलेट करना है ICOR के अबाउट, mg साइन थीटा इंटू आर। और यहां पे जो फोर्स लगेगा उसका एंगल आप एक बार ये देख लो कि एंगल कितना बन रहा है। वर्टिकल का ये एंगल थीटा है, यहां पे 90 है, तो मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल 90 प्लस थीटा है। तो यहां लिख रहा हूं NIA B साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो गया NIA B कॉस थीटा इक्वल टू mg साइन थीटा इंटू आर। आर से आर कैंसिल किया, साइन कॉस नीचे आ गया, तो I का वैल्यू हुआ
mg tan थीटा अपॉन n पाई r b। इनमें से मतलब कोई भी एक चीज पूछी जा सकती थी। मैंने आपको आई का वैल्यू पूछ लिया, कभी थीटा पूछ लेंगे, कभी मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेंगे, कोई भी एक सवाल पूछा जा सकता है, इक्वेशन एक ही बनना है। हाँ, आदित्य विश्नोई का सवाल है कि टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हम निकाल रहे हैं वो किस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं। ये इसकी खास बात है, ये एनी एक्सिस है। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको सिखाया था कि कभी भी डाइपोल पे टॉर्क लेंगे तो वो किसी भी एक्सिस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि डाइपोल पे कपल ऑफ फोर्स का टॉर्क होता है। कपल ऑफ फोर्स किसको कहते हैं? जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं, उनसे जब टॉर्क बनता है। तो आपको किसी भी एक्सिस के अबाउट टॉर्क पूछा जाए उसका आंसर यही आएगा। इसलिए यहां पे किसी भी एक्सिस से डिस्टेंस नहीं ले रहे, ये NIAB sin थीटा अबाउट एनी एक्सिस है। तो आपको जो मर्जी वो एक्सिस लो, बाकी फोर्सेस के टॉर्क उस एक्सिस से डिस्टेंस मल्टीप्लाई करके रखो, लेकिन NIAB sin थीटा किसी भी एक्सिस के अबाउट सेम लिखना है। यही इसकी खास बात है बच्चों, ये किसी भी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करें, ये यही आता है। मैं आपको एक बार और याद दिलाता हूं। एक बार हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो यहां पे प्लस क्यू चार्ज था और यहां माइनस क्यू था। मैंने बोला यहां एक फोर्स लग रहा है QE और यहां पे भी एक फोर्स लग रहा है QE, माइनस क्यू है तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया, QE। अगर मिड पॉइंट पर एक्सिस लेंगे तो इस फोर्स का टॉर्क हो गया QEL/2 और इसका भी टॉर्क हो गया QEL/2। टोटल टॉर्क हो गया QE इंटू एल, क्योंकि QEL/2 भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और नीचे वाला QEL/2 भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दोनों ऐड कर दिए, QEL आ गया। अगर मैं नीचे वाले चार्ज पर एक्सिस ले लूं, नीचे वाले चार्ज पर, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 0, तो यानी ये हो जाएगा QE0 और ये हो जाएगा QEL। 0 प्लस QEL को ऐड करेंगे तो आंसर फिर से आ जाएगा QEL। अगर हम यहां से L/3 पे ले लें, नीचे से L/3 और ऊपर से 2L/3 पे ले लें, तो नीचे वाले फोर्स का टॉर्क हो जाएगा QEL/3 और ऊपर का हो जाएगा QE2L/3। दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से QEL आ जाएगा। ये बात आप ध्यान से देखो कि आप कहीं पर भी एक्सिस ले लो, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का जो कलेक्टिव टॉर्क होता है वो एक्सिस पर डिपेंड करना बंद कर देता है। फिर से सुनो, जब भी इक्वल एंड अपोजिट, जिनको कपल बोलते हैं, कपल ऑफ फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को कपल बोलते हैं, कपल का टॉर्क अगर लेना होगा तो कभी एक्सिस की चिंता नहीं करना, चार्ज फोर्स इंटू दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐड मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ये जो NIAB sin थीटा है ये भी कपल ऑफ फोर्स से बना है, कभी भी इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, सर ये रफ लेने से और स्मूथ लेने से क्या फर्क पड़ा? देखो, ये दोनों के टॉर्क बैलेंस हुए हैं, फोर्स बैलेंस नहीं हुए। अगर ये सरफेस को रफ नहीं लिया होता, स्मूथ लिया होता, तो ये बिना रोटेट किए नीचे फिसलने लगता, क्योंकि mg sin थीटा को रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। mg sin थीटा को रोकने के लिए फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये ट्रांसलेट भी नहीं करेगा और रोटेट भी नहीं करेगा। जो इक्वेशन हम बना रहे हैं वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है। अगर इस पे फ्रिक्शन नहीं होता तब भी ये रोटेट तो नहीं करता, लेकिन ट्रांसलेट मतलब ऐसे ही फिसलता हुआ नीचे आ जाता। तो आप कहते हैं यार ये स्फीयर को ऊपर से छोड़ते हैं, खिसकता हुआ नीचे चला आ रहा है लेकिन रोटेट नहीं हो रहा। रोटेट नहीं हो रहा तो टॉर्क बैलेंस कर दो, लेकिन फोर्स बैलेंस करने के लिए mg sin थीटा को बैलेंस करने के लिए यहां फ्रिक्शन लगा दिया गया है। एक सवाल करते हैं, बहुत ही ऊंचा और बढ़िया सवाल है, देखो जेई एडवांस का क्वेश्चन है। लिखा हुआ रिंग ऑफ रेडियस आर हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज Q माउंटेड ऑन अ रॉड or rod suspended by two identical strings. The tension in the string is in equilibrium is T naught. Now a vertical magnetic field is switched on and the ring is rotated at constant angular velocity omega. Find the maximum omega with which the ring is rotated so that the strings
कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 3T0/2। अब देखो ये वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बी ऑन कर दिया और इसको ओमेगा से घुमा दिया। अगर किसी रिंग के सरफेस पे चार्ज Q है और रिंग रेडियस R का है, तो घूमता हुआ रिंग एक डाइपोल बन जाता है। यह भी हमने सीखा है, घूमता हुआ रिंग एक डाइपोल है। इसके डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला कल मैंने बताया था कि Q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। m से m कैंसिल कर दिया तो डाइपोल मोमेंट आ गया Q/2 r² ओमेगा। तो घूमता हुआ रिंग एक डाइपोल है और डाइपोल का डाइपोल मोमेंट घूमने के डायरेक्शन के हिसाब से हम कैलकुलेट कर देंगे। तो डाइपोल मोमेंट इस तरफ आ रहा है। अब जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और डाइपोल मोमेंट लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ है, तो ये डाइपोल ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, यानी रिंग अपने आप को क्लॉकवाइज ऐसे एंटी क्लॉकवाइज टर्न करने की कोशिश करेगा, जिससे कि इसके एक्सिस पे चिपका हुआ रॉड का ये एंड ऊपर की तरफ और ये एंड नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। आप समझो जरा, एक रिंग है जिसका डाइपोल मोमेंट हॉरिजॉन्टल में है और उस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल में लगा दिया। तो मैंने क्या बोला था कि डाइपोल हमेशा घूम के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जाना चाहता है। तो डाइपोल मोमेंट राइट की तरफ है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो डाइपोल ऐसे घूमना चाहेगा। लेकिन ये रिंग एक रॉड पर फिक्स है, तो जब रिंग को ऐसे घुमाएंगे तो रॉड भी साथ में रोटेट करना चाहेगा। मतलब अपने हाथ में अगर ये रॉड पकड़े होता और इस रिंग को घुमा देता तो मेरा हाथ ऐसे टेढ़ा हो जाता। मतलब एक एंड अपने आप ऊपर की तरफ जाता, दूसरा एंड अपने आप नीचे की तरफ जाता। लेकिन ऐसा रोटेट मतलब डंडा रोटेट करने लगेगा। घूमते हुए डिस्क रिंग में डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ, राइट साइड ऊपर की तरफ धक्का लग रहा है, लेफ्ट साइड नीचे की तरफ। तो ये रॉड है, ऐसे टर्न टक ऐसे टिल्ट मारेगा तो ये वाला धागा जिस पे रॉड लेफ्ट साइड में कनेक्टेड है, जब वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो ये धागा पहले से टाइट ज्यादा होने लगेगा और ये धागा पहले से थोड़ा सा कम टेंशन वाला होने लगेगा। क्योंकि ऐसे करके टिल्ट मारेगा तो एक साइड से धागा नीचे खींच रहा है और दूसरे साइड से इसको डंडे को थोड़ा सा ऊपर उठा रहा है। तो अगर मैं ये बोल दूं, मान लो यहां पे मान लो टेंशन 10 और 10 न्यूटन थे। पहले टेंशन ये दोनों 10 न्यूटन थे। जैसे ही मैंने इसको घुमा के मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया, मान लो इधर से 1 न्यूटन फोर्स ऊपर और इधर से 1 न्यूटन फोर्स नीचे लगा। ऐसे इमेजिन कर लो, तो यहां 1 न्यूटन फोर्स मान लो एक्स्ट्रा नीचे लगा और यहां से ऊपर लगा, तो ये फोर्स बढ़ के 11 न्यूटन हो जाएगा और वो 9 हो जाएगा। कुछ समझे क्या? डाइपोल की डायरेक्शन कैसे पता चलती है, ये सवाल पूछा है। जिस डायरेक्शन में करंट होता है या जिस डायरेक्शन में घूमता है, वहां पे राइट हैंड रूल लगाओ। घूमने के डायरेक्शन में हाथ घुमाइए तो थंब जिस तरह पॉइंट करेगा वही डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया भाई। कभी भी इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो या डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो, ऐसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने कहा कि पहले ये ऐसे है। अब जब इस पे टॉर्क ऐसे लगने की कोशिश करेगा, इस डंडे को ऐसे ऊपर उठाएगा, तो यहां का दोनों साइड का टेंशन अब T0 नहीं रहेगा। मुझे एक धागा तोड़ना है। तुमको पता है कि ये हिस्सा जो नीचे जाएगा वहां पे टेंशन बढ़ जाएगा और यहां पे कम हो जाएगा। फिर ये भी मैंने देखा कि एक टेंशन जितना बढ़ जाएगा दूसरा उतना कम हो जाएगा, क्योंकि हमेशा टॉर्क में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं। तो यहां पे टेंशन का वैल्यू मैंने बढ़ा के 3T0/2 कर दिया, तो यहां का टेंशन T0/2 हो गया। क्यों? क्योंकि पहले दोनों मिला के टेंशन 2T0 थे। एक बार बिना घूमते हुए देखते हैं। जब इसको नहीं घुमा रहे थे, जब ये नहीं घूम रहा था, तो यहां पर भी T0 था और यहां पर भी T0 था, क्योंकि ये दोनों T0 मिलके किसको बैलेंस कर रहे थे? mg को। अब जब घुमा रहे हैं तो mg का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, वो तो mg ही है। और घूमने की वजह से ये जो टॉर्क लगता है, ये टॉर्क केवल टॉर्क है, ये फोर्स नहीं है। इसमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैंसिल होते हैं। तो mg के फोर्स को बैलेंस करने के लिए पहले 2T0 था, यानी 2T0 इक्वल टू mg था। अब हमने लिखा कि ये अगर 3T0/2 है और mg अभी भी 2T0 है,
तो ये फोर्स कितना होगा, तो आप कहेंगे भाई 3T0/2 प्लस T0/2। अभी भी समझ गए क्या, आपको कहानी समझ में आई? एक टेंशन जितना इंक्रीज किया, दूसरा टेंशन उतना डिक्रीज करा। अब आप देखेंगे किसी भी, जैसे सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम टॉर्क कैलकुलेट करें, तो टेंशन 3T0/2 का टॉर्क क्लॉकवाइज है, और जो m क्रॉस b है उसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, और ये वाले टेंशन का भी टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका भी एंटी क्लॉकवाइज, और मैग्नेटिक फोर्स का भी एंटी क्लॉकवाइज, और 3T0/2 का क्लॉकवाइज। तो अब टेंशन यानी टॉर्क की इक्वेशन बना के हम इस सवाल में क्वेश्चन बैलेंस करेंगे। तो 3T0/2 यहां मिड पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं, टॉर्क इक्वेशन अबाउट मिड पॉइंट। ये जो रॉड की लंबाई है ये भी कुछ दी होगी सवाल में, नहीं दी है? चलिए मान लेते हैं रॉड की लेंथ 2D है, ये वाला लेंथ मान लेते हैं 2D है, यानी एक d डिस्टेंस लेफ्ट में है, दूसरा d डिस्टेंस राइट में है। तो एक टॉर्क सेंटर के अबाउट आया 2T0/d, 2T0/2 इंटू डी, दूसरा टॉर्क आया T0/2 इंटू डी प्लस m क्रॉस b, m b साइन थीटा। m और b के बीच में एंगल ऑलरेडी 90 है, m b साइन थीटा। इसको इधर भेज देते हैं, 3T/2 में से T/2 माइनस हुआ तो T0 इंटू डी इक्वल टू एम बी साइन थीटा। m की जगह लिखा q r² ω/2 इंटू बी। अब b का वैल्यू b दिया है, ओमेगा का वैल्यू निकालना है, तो ओमेगा का आंसर आया 2T0 इंटू डी अपॉन q r²। अच्छा ऊपर 2D, ऊपर फोटो तो देखा ही नहीं मैंने, आई एम वेरी सॉरी। ये 2D की जगह कैपिटल डी दिया हुआ है, तो 2D की जगह कैपिटल डी लिख दूंगा, T0 इंटू कैपिटल डी अपॉन q r² d। बात से दिखाई नहीं, ये ऊपर दिया हुआ डी। कोई पूछ रहा है कि क्या टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा से नहीं कर सकते हैं? अरे भाई जब कोई ऑब्जेक्ट बैलेंस है तो फिर टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा से नहीं करते हैं, क्या बात कर रहे हो यार आप लोग। ये होमवर्क है, आज ही हमने अभी ऐसा सवाल किया था, बट मैंने थीटा एंगल पे लिया था। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में बैलेंस्ड है, लिखा हुआ रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू आर एस, ये पी क्यू और फिर आर एस, ऐसा रेक्टेंगुलर लूप है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। यहां से एक mg लग रहा होगा जो इस PQ लाइन के ऊपर आई डोंट नो ये समझ में आ रहा है कि नहीं, PQ लाइन के ऊपर इसको ऐसे रोटेट कराने की कोशिश करेगा जैसे किसी नोटबुक को मैं ऐसे रख दूं, तो क्या नोटबुक ऐसे बैलेंस रहना चाहता है? नहीं भाई, वो घूम के नीचे आना चाहता है। लेकिन नोटबुक ऐसे बैलेंस क्यों है? ऐसे पकड़ने पर भी नीचे नहीं गिर रहा, क्योंकि यहां पे एक ऐसा टॉर्क होगा जो नोटबुक को ऊपर की तरफ घुमाना चाहता होगा। तो वही टॉर्क आपको पहचानना है। इसमें एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया है 3I कैप 4K कैप, और यहां जो लूप है इसमें करंट का डायरेक्शन आपको बताना है PQ वाले वायर में। PQ वाले वायर में करंट का डायरेक्शन क्या है? अब आप मैग्नेटिक फील्ड को देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट I कैप है और दूसरा कंपोनेंट K कैप है।
डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन बनेगा वो या तो माइनस के कैप बनेगा या प्लस के कैप बनेगा, यानी कि डाइपोल मोमेंट या तो के कैप में होगा या फिर माइनस के कैप में होगा। दो ऑप्शन ले रहा हूं मैं। अगर ये के कैप में हुआ और मैग्नेटिक फील्ड आई कैप में है, तो के कैप से आई कैप घूमने की कोशिश करेगा, ये तो वाई एक्सिस है। मैग्नेटिक फील्ड आई कैप में है और डाइपोल अगर के कैप में है, तो के कैप से आई कैप की तरफ घूमने की कोशिश करेगा, तो क्लॉकवाइज जैसे नीचे गिरने की कोशिश करेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब है डाइपोल मोमेंट के कैप में नहीं होके माइनस के कैप में होना चाहिए, और डाइपोल मोमेंट माइनस के कैप में लाने के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। थोड़ा दिमाग लगाओ। mg क्या चाहता है? mg चाहता है ये पहले हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल में आ जाए। मतलब हमारा जो डाइपोल उसका होगा वो ऊपर की तरफ आना चाहिए, ऊपर की तरफ। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आई कैप में है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल में है, और डाइपोल मोमेंट या तो वर्टिकली ऊपर ले सकते हैं या वर्टिकली नीचे रह सकते हैं, क्योंकि इसके करंट के हिसाब से डाइपोल मोमेंट बनेगा। अगर ऊपर वाला लेंगे तो ये डाइपोल जैसे ही नीचे, मतलब आपको डाइपोल मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में घुमाना है, तो डाइपोल जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में घूमने की कोशिश करेगा, ये डाइपोल को भी उसके अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज घुमा देगा। तो अगर क्लॉकवाइज घूम गया तो ये रिंग, ये जो प्लेन है, ये वर्टिकल में आने की कोशिश करेगा। mg तो खुद ही वर्टिकल लाना चाहता है और ये भी वर्टिकल लाना चाहता है, तो फिर ये बैलेंस तो होगा नहीं। लेकिन अगर डाइपोल नीचे की तरफ इमेजिन करें, तो ये नीचे वाला डाइपोल जब ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा तो इस कॉइल को ऊपर उठाएगा। हम चाहते हैं mg इस कॉइल को नीचे गिराना चाहता है, तो डाइपोल ऊपर उठाए, और डाइपोल तभी ऊपर उठाएगा जब डाइपोल मोमेंट पहले से नीचे हो, तभी वो ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगा। ये लॉजिक कुछ समझ में आया? mg चाहता है ये नीचे गिरे, mg चाहता है कॉइल नीचे गिर जाए। ऐसे कॉइल है, mg चाहता है ये नीचे गिर जाए, तो डाइपोल को कोशिश क्या करनी है कि ऊपर की तरफ जाए। अब मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल में है, अगर डाइपोल मोमेंट ऊपर लेंगे तो ऊपर वाला डाइपोल मोमेंट नीचे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि डाइपोल की आदत है मैग्नेटिक फील्ड में रहने की। तो डाइपोल नीचे गिराएगा तो कॉइल को नीचे गिराएगा। लेकिन अगर डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ लेंगे तो डाइपोल ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी आदत है मैग्नेटिक फील्ड में आने की। तो मैंने इसलिए डाइपोल मोमेंट को डाउनवर्ड ले लिया। अब आप राइट हैंड घुमाओ ऐसे कि थंब नीचे की तरफ घूमे, तो थंब नीचे की तरफ पॉइंट करता हुआ राइट हैंड घुमाएंगे, तो ये राइट हैंड में जो करंट का डायरेक्शन है उसमें करंट P से Q की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। तो बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट आपको बोलना है P टू Q। अब एक बार डाइपोल मोमेंट आ गया तो डाइपोल मोमेंट का mb sin 90 इक्वल टू mg b/2 sin 90। इससे बस आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये m डाइपोल मोमेंट है और ये m मास है। ट्राई करना, होमवर्क है। कुछ भी नहीं आए समझ में, छोड़ दो भाई, कोई बात नहीं। नया, अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ में बोलते हैं एक जाइंट मैग्नेट है, और जाइंट मैग्नेट में एक साइड अर्थ में नॉर्थ पोल होता है, एक साइड साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के हिसाब से जहां पे अर्थ का नॉर्थ पोल होता है वहां पे हमारे एक्सटर्नल मैग्नेट का, मतलब दोनों चीजें। ये थोड़ा तेज चलाएंगे इसलिए केवल फोटो समझते चलना। मान लीजिए अर्थ में एक जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है और जियोग्राफिकल साउथ पोल है। ये वो दो पॉइंट होते हैं जहां से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट अर्थ ओमेगा से रोटेट करता है, 24 घंटे में पूरा एक रोटेशन लेता है। तो हम 2π/24 आवर्स करें तो आपको अर्थ का दिन से रात होता हुआ पिक्चर दिखाई देता है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ से एक एक्सिस पास करता है, ये हो गया रोटेशन एक्सिस, और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसके ही बगल में या इसी के बिल्कुल क्लोज एक और एक्सिस होता है जिसको मैग्नेटिक एक्सिस कह रहे हैं। मैग्नेटिक एक्सिस,
और यहां पे मैग्नेटिक नॉर्थ और यहां मैग्नेटिक साउथ पोल होता है, साउथ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो आप ये मत कहना कि जहां पे अर्थ का साउथ होता है वहां पे मैग्नेट का नॉर्थ होता है ना। अर्थ के नॉर्थ पोल के बाजू में मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और अर्थ के साउथ पोल के बाजू में मैग्नेटिक साउथ पोल है, थोड़ा सा गैप है। ये दोनों एक्सिस के बीच में एक एंगल है जिसका वैल्यू 11.3 डिग्री है। ये इनके बीच का एंगल है, दोनों एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो ये है, ठीक है। अगर अर्थ के अंदर एक जायंट मैग्नेट इमेजिन करें, एक जायंट मैग्नेट इमेजिन करें, मैग्नेट इमेजिन करें, इमेजिन करें, मैग्नेट इमेजिन करें, तो अर्थ के अंदर अगर एक मैग्नेट इमेजिन करें तो जहां पे अर्थ का नॉर्थ पोल है वहां पे उस इमेजिनरी मैग्नेट का साउथ पोल होना चाहिए, साउथ पोल, इमेजिनरी साउथ पोल। और जहां पे अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल है वहां पे इमेजिनरी नॉर्थ पोल होना चाहिए। क्योंकि हम जब कंपास नीडल लेके चलते हैं तो कंपास नीडल का नॉर्थ पोल जिस तरफ अट्रैक्ट करता है हम उसको मैग्नेटिक नॉर्थ कहते हैं, जबकि उसके अंदर साउथ पोल होना चाहिए, इसलिए हमारे कंपास नीडल का नॉर्थ पोल वहां पे अट्रैक्ट कर रहा है। तो असली में साउथ पोल होना चाहिए, लेकिन नाम वाइज नॉर्थ के बाजू में नॉर्थ और साउथ के बाजू में साउथ रखा, क्योंकि हम मैग्नेट की प्रॉपर्टी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं डायरेक्शन किधर बता रहा है। तो अर्थ का नॉर्थ पोल जहां की तरफ जहां पे है वहां पे हमारा मैग्नेट का नॉर्थ पोल इशारा करेगा, तो हम बोलेंगे यार उस डायरेक्शन में नॉर्थ है। खेल समझ गए क्या? हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ने के लिए कभी इंटरेस्टेड नहीं थे, हम ये फायदा उठा रहे थे नेविगेशन में कि जब हम शिप से कहीं जा रहे हैं और चारों तरफ समंदर है तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि कौन से डायरेक्शन में कौन सा कंट्री है। लेकिन चारों तरफ पानी है तो कैसे पता चलेगा? कोई लैंडमार्क तो है नहीं। किसी ने पूछा यार कोई आसपास कोई लैंडमार्क, कोई सड़क बताओ जिससे हम पहुंच जाए, कुछ नहीं, पानी पानी है। तो फिर मालूम कैसे पड़ेगा? आपने कंपास नीडल देखा तो आपको पता चल रहा, अच्छा ये डायरेक्शन में नॉर्थ दिख रहा है, यानी अर्थ का नॉर्थ अगर उधर है और हमको ईस्ट जाना है तो हम इस तरफ चलने चाहिए। समझ गए क्या? हम राइट साइड, राइट मोड़ लो, राइट मोड़ लो, ऐसे, ठीक है। तो अर्थ के अंदर अगर मैग्नेट इमेजिन करें तो उसमें कौन सा पोल होगा? तो उल्टा बोलना है, नॉर्थ पोल। लेकिन कोई बोलता है अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ के साइड में मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल, तो आपको नाम सेम बोलना है। नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ के बगल में मैग्नेटिक नॉर्थ और अर्थ के साउथ पोल के साथ में मैग्नेटिक साउथ ही होता है। साउथ साइड में साउथ, नॉर्थ साइड में नॉर्थ। लेकिन अगर जायंट मैग्नेट इमेजिन करें तो उल्टा होता है। कुछ नोट नहीं करना है आपको, केवल समझ लो। अगर एक बार पिक्चर समझ में आ गई तो इसको 2 सेकंड में खत्म कर दोगे, ठीक है। चलिए, अब इसका फायदा क्या है? नेविगेशन में फायदा है, लेकिन पहले 2 पॉइंट सीख लो। अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ कहते हैं। मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ कहते हैं। ये एक 2 अलग अलग एक्सिस बना दिया। इसमें एक, ये देखो, मैंने एक प्लेन लिया और अगर ये प्लेन को मैं अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल से पास कर दूंगा किसी भी पॉइंट ऑफ अर्थ पे, जैसे मैं इंडिया में यहां रहता हूं, कहीं बीच में सेंट्रल इंडिया में रहता हूं, और यहां से एक प्लेन पास कर दूं जो मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को पास होता हुआ दिखे, तो हम इस प्लेन को जो ग्राफिकल मेरिडियन कहेंगे। ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज अ प्लेन वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू अर्थ का नॉर्थ एंड साउथ पोल एट अ पॉइंट ऑन सरफेस। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। एक ऐसा प्लेन जो कि अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ पोल से पास करे। ये एक प्लेन लिया और उसको उठा के अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ पोल से पास कर दिया। देख लो ध्यान से,
ये जो प्लेन आया इसको ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं। ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू अर्थ्स ज्योग्राफिकल पोल्स एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ। देखो फिर से सुनो, ऊपर वाले साइड में बोलते नॉर्थ पोल ही है। जो नॉर्मल हमारा फेमस अर्थ का पिक्चर यानी कि ग्लोब दिखता है तो वो ऊपर नॉर्थ पोल दिखता है, नीचे साउथ पोल दिखता है। ऊपर नॉर्थ इंडिया होता है, नीचे साउथ इंडिया होता है। ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट हमारा दिमाग का भ्रम है, लेकिन हम अपने हिसाब से चले तो नॉर्थ साउथ, ऊपर मैग्नेटिक नॉर्थ, नीचे मैग्नेटिक साउथ। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं मैग्नेटिक नॉर्थ के अंदर झांकूं और मुझे मैग्नेट रखा दिखे, तो मैग्नेट का कौन सा पोल वहां पे होना चाहिए? इफ आई कंसिडर एन इमेजिनरी मैग्नेट केप्ट एट नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ, तो वहां पे मैग्नेट का कौन सा पोल होगा? आपको बोलना है इमेजिनरी मैग्नेट का साउथ पोल होगा वहां। तभी वहां जाने पर नॉर्थ, अपने कंपस नीडल का नॉर्थ वाला पॉइंट, अपने कंपस नीडल का नॉर्थ वाला साइड जिस तरफ अट्रैक्ट करेगा वहां पे साउथ होना चाहिए। लेकिन बोलते नॉर्थ है, होता असलियत में साउथ पोल होगा। ठीक है, अब इसका एक बार और पिक्चर समझो कि सर ये एट अ पॉइंट ऑन अर्थ, इसका क्या मतलब है? आप देखो बच्चों ध्यान से देखो, मान लीजिए ये एक्सिस है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। यहां पे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। और मैं मान लो इस कंट्री में रहता हूं, जो ये पॉइंट पर हूं, मैं इस पॉइंट पे रहता हूं। तो मैं अपने आप को अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साथ मीट कराऊं, मतलब मैं अपने पोजीशन से अगर एक नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को मीट कराते हुए एक दो लाइन ऐसे ड्रॉ करूं, तो क्या एक ट्रायंगुलर प्लेन बन गया? इसी प्लेन को ज्योग्राफिकल मेरिडियन कह रहे हैं। यहां पे रहते हैं तो इस पॉइंट को मिला के एक प्लेन बन गया। इसी प्लेन को आप वर्टिकल में बाहर खींच लो, ये एक प्लेन है। अगर मैं किसी इस पॉइंट पे रहता हूंगा, अर्थ के किसी और पॉइंट पे रहता हूंगा, तो क्या अलग अलग आपको प्लेन मिलेगा? बिल्कुल सर, अर्थ के अलग अलग पॉइंट में ये सारे प्लेन अलग होंगे। तो आप ये समझना कि ये नहीं कहा कि अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल से पास हो जाए तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो जाता है, ये नहीं कहा। अर्थ के किसी एक पॉइंट को अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल से मिलाते हुए एक प्लेन बनाओ, अर्थ के ऊपर रहो और वहां से एक्सिस को मिलाते हुए एक प्लेन बनाओ, तो वो प्लेन को ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं। तो दुनिया में कितने ज्योग्राफिकल मेरिडियन बनाए जा सकते हैं? आप बोलो 360 डिग्री पे हजारों बना लेंगे। तो अलग अलग कंट्री के, अलग अलग सिटी के, अलग अलग पॉइंट से एक अलग प्लेन पास कर सकते हैं, जो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल से पास करेगा। तो दो अलग अलग ज्योग्राफिकल प्लेन भी हो सकते हैं। क्या उनके बीच में 90 डिग्री भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कितने भी प्लेन हम बना सकते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। खेल समझ गए क्या? तो यहां पे जैसे एक ज्योग्राफिकल प्लेन हमने बनाया जो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल से भी पास हो रहा है और इंडिया के किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है, और भी बहुत सारे पॉइंट से पास हो रहा होगा। लेकिन क्या एक और ऐसा भी कोई प्लेन बना सकते थे जो किसी और कंट्री से पास करे और अर्थ को दो पार्ट में ब्रेक करे? हाँ जी, ये इस कंट्री के ऊपर या इस जगह के ऊपर ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा है मैग्नेटिक मेरिडियन। अगर अर्थ के किसी पॉइंट से पास होता हुआ एक ऐसा प्लेन बनाए जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ से पास करे, तो मैग्नेटिक मेरिडियन। देखो आप ध्यान से, इसको कुछ नोट नहीं करना है, केवल सुनते चलना है। बाद में इसको नोट कर सकते हैं आप, ये जो मैं लिख रहा हूं, लेकिन ये भी नोट करने की जरूरत नहीं है। एक बार क्लास के बाद पढ़ोगे सब याद आ जाएगा। मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू अर्थ्स मैग्नेटिक पोल्स एट अ पॉइंट ऑन द अर्थ। समझ गए? ठीक है, तो दो मेरिडियंस हो गए। अब ये इंपॉर्टेंट दो बातें मैं सिखा रहा हूं, एक को बोलते हैं डिक्लिनेशन और दूसरे को बोलते हैं डिप। एक को बोलते हैं डिक्लिनेशन, दूसरे को बोलते हैं डिप। एक को बोलते हैं डिक्लिनेशन, दूसरे को बोलते हैं डिप।
एक को बोलते हैं डिक्लिनेशन, दूसरे को बोलते हैं डिप। ठीक है, यहां पे लिखा डिक्लिनेशन, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन एट अ पॉइंट ऑन अर्थ इज डिक्लिनेशन। इस डिक्लिनेशन का क्या फायदा है और क्या मीनिंग है? देखो, साइंस पढ़ रहे हैं हम, ज्यादा थोड़ा सा जल्दी से पढ़ लेते हैं कि मान लीजिए अगर मैंने एक कंपस नीडल रखा, एक मैंने ऐसे कंपस नीडल रखा, तो कंपस नीडल में जो उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डायरेक्शन है वो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में रहेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन में ही रहेगा, क्योंकि उसको अट्रैक्शन या डाइपोल को रहना है मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की तरफ। लेकिन इस जगह पर जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ज्योग्राफिकल साउथ है वो अलग मेरिडियन में है, उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो मतलब कंपस नीडल बोल रहा है नॉर्थ इस तरफ है, और जबकि असली नॉर्थ इस तरफ है। तो नेविगेटर्स जो होते हैं उनको दुनिया के हर पॉइंट का डिक्लिनेशन मैप में लिखा रहता है, और उनको यह पता रहता है कि इस समय हम जब जिस कंट्री के ऊपर से उड़ रहे हैं इस जगह पर डिक्लिनेशन 2 डिग्री है। इसका मतलब है कंपस नीडल जिस तरफ इशारा करे उससे 2 डिग्री थोड़ा हाथ घुमा लेना। अगर कंपस नीडल बोल रहा उधर नॉर्थ है उधर चलो, तो तुम कह देना भाई जिस जगह पर तुम बता रहे हो उस जगह पर डिक्लिनेशन 2 डिग्री लेफ्ट है, तो हम 2 डिग्री थोड़ा सा राइट मुड़ जाएंगे, और नॉर्थ उस तरफ दिखा रहा है लेकिन चलेंगे उस तरफ। खेल समझ गए? तो अगर हम ये डिक्लिनेशन हर कंट्री का कैलकुलेट कर लें कि भाई मेरिडियंस के बीच में कितना एंगल है, और हर कंट्री के हर पॉइंट का कैलकुलेट करके एक चार्ट बना दे और हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम में उसको फीड कर दे, और जब नेविगेशन में प्लेन उड़े तो कंप्यूटर उसे कैलकुलेट करता चले कि कंपास उस तरफ बता रहा है, इसका मतलब असली नॉर्थ उस तरफ है। तो ये कैलकुलेशन डिफरेंस से हमको अलग कंट्री में नहीं पहुंचेंगे। वरना पहले क्या होता था, आंख बंद करके कंपास नीडल पे भरोसा करके चलते थे और कोलंबस यूएस पहुंच जाता था इंडिया छोड़ के। समझ गए ना? जाना था जापान पहुंच गए चीन। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि आपको दिख रहा है नॉर्थ उधर है लेकिन असली नॉर्थ कहीं और है। डिक्लिनेशन इज द एंगल एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ। तो बड़ा थियोरेटिकल पॉइंट है, इसको बस ऐसे ही समझ लो। देख लीजिए, एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज डिफाइंड एज डिक्लिनेशन। तो डिक्लिनेशन नोट करने से हमको यह पता चलता है, अगर डिक्लिनेशन पता है कि असली नॉर्थ और नकली नॉर्थ में क्या डिफरेंस। ठीक है, अलग अलग जगह पर डिक्लिनेशन अलग अलग होते हैं, कहीं डिक्लिनेशन 0 भी होता है, कहीं कहीं मैक्सिमम भी होता है। ये सारे लाइनें वही बता रही हैं। यहां पे जैसे मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ दोनों एक ही प्लेन दिख रहे हैं, मतलब ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन सेम प्लेन है, तो यहां पे डिक्लिनेशन 0 है। दूसरा पॉइंट है एंगल ऑफ डिप। ये थोड़ा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। अगर हम कंपास नीडल को एक धागे से बांध के सस्पेंड कर दें और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रख दूं, तो ये कंपास नीडल कभी कभी ऐसे नीचे की तरफ दब जाएगा, इसका नॉर्थ पोल, और साउथ पोल ऊपर उठ जाएगा। इस एंगल को हम डिप एंगल या कुछ थीटा या अल्फा बोल सकते हैं। थीटा तो अल्फा बोल देते हैं। इस डायग्राम में देखो तो आपको दिखेगा कि नीचे नॉर्थ पोल है, नीचे मैग्नेट का नॉर्थ है, ऊपर साउथ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही है, यानी नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक नॉर्थ से अंदर जा रही है, और यहां पे उल्टा दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आपको पता है ये मैग्नेट अंदर वाला उल्टा है। लेकिन फिर भी आप इमेजिन करो कि अर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैग्नेटिक फील्ड एंटर करती है और सदर्न हेमिस्फीयर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है। यहां पे किसी भी जगह पर तुम मैग्नेटिक डाइपोल को रखोगे या बार मैग्नेट को रखोगे एक धागे से टांग के, तो मान लीजिए हम अर्थ पे हैं और हम ऐसी जगह पे रहते हैं
जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे अंदर की तरफ जा रही है। तो किसी बार मैग्नेट को रखोगे और ऐसे हॉरिजॉन्टल में रखोगे तो बार मैग्नेट टेढ़ा होके ऐसे हो जाएगा। मतलब अगर मैंने मैग्नेट को ऐसे रखा तो मैग्नेट थोड़ा सा ऐसे नीचे झुक जाएगा, एक साइड से नीचे झुक जाएगा और एक साइड से ऊपर उठ जाएगा। तो अगर मैं किसी डिप सर्कल में मैग्नेट को रख के और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फिक्स करके रख दूं, अभी दिखाता हूं डिप सर्कल, तो आपको मैग्नेट वाला जो डाइपोल है वो जमीन की तरफ ऐसे जमीन की तरफ घुसता हुआ दिखेगा। तुम कहोगे यार ये तो नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला मैग्नेटिक मेरिडियन तो यहां है, ये सामने नहीं होके नीचे क्यों दब जा रहा है? सामने नहीं होके नीचे क्यों दब जा रहा है? क्योंकि हर जगह पर अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं चलती है, कहीं पर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अर्थ के अंदर घुस रही होंगी। तो यहां पे ये नीचे की तरफ दबी हुई दिख रही है नीचे लाइन, और यहां से किसी एंगल पे बाहर आते हुए दिख रही है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंगल पे बाहर आती हुई दिख रही है, तो यहां पे मैग्नेट हवा में ऊपर उठ जाएगा और इस जगह पे मैग्नेट नीचे दब जाएगा। इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये है सदर्न हेमिस्फीयर। ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इसमें सचमुच डिप होता है, तो डिप एंगल इज पॉजिटिव इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मतलब सचमुच आपको डिप होते हुए दिखेंगे, नॉर्थ पोल ऐसे नीचे दबते हुए दिखेगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में जाओगे यहां नीचे की तरफ, नीचे वाले कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाओगे तो टंग ऐसे ऊपर उठते हुए दिखेगा। आप कहेंगे यार ये सदर्न हेमिस्फीयर ऊपर की तरफ, सदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल जमीन से ऊपर की तरफ उड़ता हुआ दिख रहा है, और जब हम ऊपर जा रहे हैं कहीं रशिया वगैरह में तो ये टंग नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे। ठीक है, डिप एंगल। इससे क्या पता चलता है वो देख लो, फटाफट कर रहे हैं। अगर मुझे कोई मैग्नेट को हवा में टांगने पर मैग्नेट ऐसे नीचे जमीन की तरफ मुड़ता हुआ दिखे, नॉर्थ पोल नीचे दिखे, और ये अल्फा एंगल नीचे चला जाए, इसका मतलब है अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी जमीन की तरफ ऐसे इशारा कर रहा होगा। तो उसका दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा BH विच इज इक्वल टू B cos अल्फा, और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज B sin अल्फा। अब अगर मैग्नेट को टांगा तो हमें अल्फा का वैल्यू पता चल जाएगा। तो अल्फा इज डिप एंगल, इट कैन बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली एट एनी पॉइंट। तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू BH cos अल्फा, उल्टा बोल दिया, तो B इज इक्वल टू BH बाय cos अल्फा। इसका मीनिंग क्या है वो भी बताता हूं। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जिससे डिप एंगल खड़ाक से निकल आएगा, मतलब कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हमने बना रखे हैं जिससे डिप एंगल देखते ही पता चल जाएगा भाई कितना डिप एंगल है, वो कैलकुलेट कर लिया तो अल्फा आ गया। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट है जिससे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो ये भी पता चल जाएगा। मतलब दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे, एक से मुझे डिप एंगल निकल के आया और एक से हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कितना है? तो इसी जैसे ये तो लिखा ना BH इक्वल टू B cos अल्फा, तो BH बाय cos अल्फा इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए डिप एंगल और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है। मतलब अगर दो में से कोई एक कंपोनेंट आ जाए तो भी टोटल आ जाएगा। और थोड़ा समझ जाओ, ये बिल्कुल लल्लू बातें हैं भाई। सर ये क्या बता रहे हो, ये एक पता चल जाए तो दोनों पता चल जाएंगे। हाँ ये तो सर बड़ी लल्लू बात है, इसमें तो ट्राइंगल वाला लग रहा है साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसमें क्या सीखना है? हाँ कुछ नहीं सीखना, लेकिन अभी मैं तुम्हें दो एक्सपेरिमेंट बताता हूं जिससे एक से अल्फा एंगल डायरेक्टली पता चलेगा और एक से हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई बोलेगा बताओ अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कितनी है, तो आपको हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड को कॉस अल्फा से डिवाइड करना है, क्योंकि ये ऐसे रूल है ना। सवाल है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिप एंगल पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल नॉर्थ
तुम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चले गए तो नॉर्थ पोल कहां है, तुम नॉर्दर्न में हो, तो तुम कहोगे नॉर्थ पोल नीचे है हमारे, हम नॉर्थ पोल के ऊपर खड़े हो गए तो नॉर्थ पोल का नीचे। तो अगर मैग्नेट अपना रखोगे तो उसका नॉर्थ तुम्हारे नॉर्थ पोल की तरफ इशारा करेगा, तो हॉरिजॉन्टल में नहीं रह के नीचे की तरफ दबेगा। सोच के देखो, अगर हम अर्थ में यहां नॉर्थ पोल है, हम यहां चले गए, यहां पे हम खड़े हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे एंटर कर रही होगी, तो जैसे ही अपना यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे घुस रही होगी अंदर, तो जैसे ही अपना मैग्नेट रखेंगे तो मैग्नेट सरफेस के अलोंग नहीं रहेगा, अंदर की तरफ डिप हो जाएगा। यानी मैग्नेट को ऐसा रखेंगे अंदर की तरफ घुस जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी नॉर्थ पोल के अंदर घुस रही होगी। हम नॉर्थ पोल में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल के अंदर घुस रही है, यहां पे मैग्नेट रखा अपना डाइपोल, तो वो ऐसे दब के मेरे नॉर्थ पोल की तरफ इशारा करेगा, तभी तो पता चलेगा यहां नॉर्थ पोल है। तो ये नीचे दब गया मतलब डिप हो गया, डिप हो गया तो डिप एंगल पॉजिटिव है। तो देखो भाई, आप ये मत सोचो कि सर कोई जादू है और किसी जादू से हमें पता चल जाता है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है। आप समझ रहे हैं ना, साइंस किसी ने ये सब चीजें कैलकुलेट करी हैं। कोई साइंटिस्ट बैठ के अपना जीवन लगाया है कि भाई अलग अलग जगह पर ये मेरा मैग्नेट कितना ऊपर नीचे उछल रहा है, क्या हम कैलकुलेट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं? अगर बना दिया तो मुझे ये पता चल जाएगा कि डिप नेगेटिव आ रहा है, यानी नीचे दब गया तो डिप पॉजिटिव है, और ऊपर उठ गया तो इंक्लिनेशन हो गया, डिप नेगेटिव हो गया। मैग्नेट ऐसा दिख रहा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक ही प्लेन में है, अभी डिप 0 है। अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल नीचे चला गया डिप पॉजिटिव है, अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल ऊपर चला गया तो डिप नेगेटिव है, इंक्लिनेशन है, डिप नेगेटिव है, उल्टा हो गया, डिप नहीं कर रहा, अब उल्टा उड़ रहा है, तो उठ रहा है तो डिप नेगेटिव है, डिप पॉजिटिव, डिप 0, डिप नेगेटिव। अगर ऐसे दिख रहा है तो किसी ने ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जिससे कि अल्फा नोट हो, किसी ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिससे कि हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड नोट हो, फिर किसी ने कहा यार हॉरिजॉन्टल और इसके बीच में तो डिप से एंगल निकाल के हम लोग टोटल फील्ड निकाल सकते हैं। अगर एकदम नॉर्थ पोल पे खड़े हो जाएं तो डिप एंगल क्या होगा? आप बताओ। नॉर्थ पोल पे खड़े हो तो तुम्हें कैसे पता चलेगा एकदम नॉर्थ पोल में है? तो मैग्नेट टांगोगे तो मैग्नेट वर्टिकल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका नॉर्थ नीचे की तरफ इशारा करेगा, तो आप कहेंगे ये जो डिप एंगल है यहां 90 डिग्री है। एकदम नॉर्थ पोल पे खड़े होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा नॉर्थ पोल पे? पूरा मैग्नेट ऐसे वर्टिकल दिखेगा। अब मैं ऐसा सवाल बता रहा हूं जो सवाल आने का चांस होता है इस चैप्टर में, एपरेंट डिप का। इसको समझना, अब समझना इसको। किसी ने बोला कि अगर अ डाइपोल ऑलवेज स्टेज इन डाइपोल ऑलवेज स्टेज इन मैग्नेटिक मेरिडियन at a particular dip angle अल्फा। अगर आपने एक धागे से बांध के कंपास नीडल को छोड़ दिया तो किधर भी छोड़ोगे वो घूम के हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में आ जाएगा, क्योंकि टॉर्क हमेशा उसको मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ रखता है। आप लोग पहले तो कई बातें थोड़ा ध्यान दो। मान लीजिए ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और मैंने अपना ये ऊपर से देख रहा हूं मैं, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, यानी मैग्नेटिक नॉर्थ इधर है और मैग्नेटिक साउथ इधर है। ऊपर से देख रहे हैं, अर्थ को ऊपर से देखो, ऐसे बादल से देख रहे हैं तो नॉर्थ और साउथ की तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड चल रही। मैंने एक कंपास नीडल को ऐसे धागे से सस्पेंड कर दिया तो कंपास नीडल मुझे ऐसे दिख रहा है।
अगर थोड़ा टिल्ट करके भी छोड़ दोगे तो ये अपने आप घूम के मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में चला आएगा। मतलब अगर ऐसे टेढ़ा छोड़ोगे तो ये अपने आप इस डायरेक्शन में ही चला आएगा। लेकिन जब ऐसे ऐसे टिल्ट करके छोड़ोगे और सामने आएगा तो तुम देखोगे हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, थोड़ा नीचे की तरफ दबा या ऊपर की तरफ उठा होगा। जितना नीचे या ऊपर उठा होता है उसको ओरिजिनल डिप कहते हैं। ओरिजिनल डिप है ये ओरिजिनल डिप एंगल मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल में उसी मेरिडियन में अलाइन होने पर आ जाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा इमेजिन करो, मैं अर्थ के किसी पॉइंट पर रहता हूं और यहां पे मुझे नॉर्थ डायरेक्शन सामने दिख रहा है और साउथ डायरेक्शन मेरे पीछे है। तो एक प्लेन मैंने बनाया जिसको मैग्नेटिक मेरिडियन कहता हूं। मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेट का नॉर्थ सामने है और मैग्नेट का साउथ पीछे। हो सकता है अर्थ का नॉर्थ थोड़ा साइड में हो और अर्थ का साउथ उस साइड के पीछे हो। तो अर्थ का नॉर्थ और साउथ को मिलाऊंगा तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, और मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ मिलाऊंगा, ऐसे करके एक प्लेन बनाया, ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। आपको ये प्लेन शायद दिख रहा होगा। अब यहां पे मैंने एक धागे से बांध के एक मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया। तो मैंने देखा कि अगर इस मैग्नेट को थोड़ा टिल्ट भी कर दूं तो ये मैग्नेट अपने आप घूम के मैग्नेटिक मेरिडियन में ही आ जाता है। अगर इसको थोड़ा टिल्ट भी कर दूं तो भी यहीं आ जाता है। लेकिन ये मैग्नेट यहां पे ऐसा नहीं होता, थोड़ा नीचे वे दबा हुआ दिख रहा है। अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिख रहा हूं रखा हूं तो यहां पे थोड़ा सा ऐसे दबा हुआ दिख रहा है। ये इसको कहते हैं एक्चुअल डिप। जो मैग्नेटिक मेरिडियन में डिप होता है वो एक्चुअल डिप होता है, असली डिप होता है, असली डिप एंगल है। लेकिन अगर मैं इस मैग्नेट को जबरदस्ती पकड़ के किसी और प्लेन में ले जाऊं तो इसका डिप बदल जाएगा। ठीक है, कैसे बदल जाएगा उसको इन डायग्राम्स में थोड़ा। सर क्या डिप एंगल 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर इक्वेटर के आसपास चलोगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी सरफेस के पैरेलल चलेंगी, डिप एंगल 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो ये एक एक्चुअल डिप है। अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन है तो इसमें नॉर्थ पोल या साउथ पोल, जैसे नॉर्थ पोल ऊपर है तो इसमें इंक्लिनेशन है, डिप एंगल नेगेटिव है, साउथ पोल नीचे है। तो ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, यहां रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है। ये सदर्न हेमिस्फीयर में डिप एंगल नेगेटिव आ रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर, उससे फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे नीचे होगा कहीं पे ऊपर होगा। एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब मान लीजिए हम मैग्नेटिक मेरिडियन में कहीं होते हैं तो उससे ऐसे करके होता है, अर्थ का मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे होता है, तो यहां से फील्ड लाइन ऐसे चल रही होती है। तो आप देखेंगे कहीं पर यहां मैग्नेट रखेंगे तो यहां पे नीचे की तरफ दबा हुआ मैग्नेट दिखेगा, यहां मैग्नेट लगेंगे तो भी नीचे की ओर दबा हुआ, यहां पे नॉर्थ पोल ऊपर उठा दिखेगा, यहां नॉर्थ पोल नीचे दबा हुआ दिखेगा। बस उतना ही खेल खेल रहे हैं हम लोग कि नॉर्थ पोल कहीं ऊपर उठा हुआ दिखता है, कहीं नॉर्थ पोल नीचे। यहां पे मान लो नॉर्थ पोल ऊपर उठा हुआ दिख रहा है तो आप कहेंगे रिजल्टेंट फील्ड ऊपर की तरफ है, एक हॉरिजॉन्टल फील्ड है, एक वर्टिकल फील्ड है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं tan अल्फा इज इक्वल टू वर्टिकल फील्ड अपॉन हॉरिजॉन्टल फील्ड, tan अल्फा। अब मैंने क्या किया, एक नया प्लेन बनाया और इस प्लेन का पुराने प्लेन के साथ एक एंगल थीटा है। ये है नया प्लेन और ये वाला प्लेन है मैग्नेटिक मेरिडियन। अपने कंपास नीडल को अगर मैं ऐसे टांग दूं तो वो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में रहना चाहता है। और मैग्नेटिक मेरिडियन में दो कंपोनेंट हैं मैग्नेटिक फील्ड के, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इसी जगह पर मैंने एक नया प्लेन बनाया। मान लो जैसे नोटबुक के दो पन्ने हैं वैसा समझ लो, ऐसे। तो एक पेज बता रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन और दूसरा पेज बना रहा है कोई और प्लेन। अगर मैं किसी मैग्नेट को ऐसे छोड़ दूं तो वो हमेशा किस प्लेन में रहना चाहेगा? मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में रहना चाहेगा। अगर इसको मैं जबरदस्ती दूसरे प्लेन में ले आऊं और पूछूं नए प्लेन में इसका डिप एंगल क्या है,
तो ये एक ऐसा सवाल है जो जेई में कई बार AIEEE में पूछा गया पुरानी एग्जाम्स में। इसको आप जरा फॉर्मूला देख लें कैसे आ रहा है। मैंने नया प्लेन बनाया, ये येलो वाला प्लेन नया प्लेन है और ये पुराना वाला प्लेन व्हाइट वाला है। पुराने प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। अगर एक मैग्नेट को ऐसे सस्पेंड कर दो तो अपनी मर्जी से मैग्नेटिक मेरिडियन में रहेगा और एक पर्टिकुलर एंगल पे रहेगा जिसको ओरिजिनल डिप कह रहे हैं, एक्चुअल डिप, वो अपनी मर्जी से रहता है। फिर मैंने क्या किया, उसको घुमा के कहा कि तुम एक नए प्लेन में रहो, उसको फंसा दिया, दोनों हाथों से फंसा के उसको नए प्लेन में ले गए। कौन से वाले प्लेन में? इस नए प्लेन में जो पुराने प्लेन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो जरा देखिए, ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया और ये न्यू प्लेन हो गया। अब मैग्नेटिक मेरिडियन में एक ये वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन इस नए प्लेन में हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का अगर एक कंपोनेंट ले लें तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, मान लो इस सवाल में H लिखा हुआ था, तो हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट हो जाएगा H cos थीटा। थोड़ा ध्यान दो, ये है मैग्नेटिक मेरिडियन और ये है नया प्लेन। ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, ये है नया प्लेन। इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है H या BH, और उसको हमने इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लिया थीटा वाले एंगल पे। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फिर से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया BH cos थीटा। ये बस आपको पकड़ना है, BH cos थीटा। हाँ, अब मैं देखो यहां पे बना रहा हूं कि इस नए प्लेन में क्या हुआ, इस न्यू प्लेन में क्या हुआ। न्यू प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है BH cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट वही है जो पहले ओरिजिनल था, क्योंकि वर्टिकल में दोनों प्लेन एक जैसे हैं। देखो ध्यान से, जो वर्टिकल है वो दोनों के लिए सेम है। तो वर्टिकल कंपोनेंट जितना व्हाइट वाले प्लेन में है, वर्टिकल कंपोनेंट का वही एरो येलो वाले प्लेन में। तो वर्टिकल कंपोनेंट दोनों प्लेन में सेम है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाला केवल मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है। इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल वाले का एक कंपोनेंट इस प्लेन में लिया, ये आ गया BH cos थीटा। तो ये BH cos थीटा है और ये BV है, वर्टिकल BV नहीं भाई, वर्टिकल। अब यहां पे देखेंगे तो रिजल्टेंट किसी और एंगल अल्फा डैश पे चलेगा। तो मैंने tan अल्फा डैश का वैल्यू निकाला, तो ये आ गया नया वर्टिकल अपॉन नया हॉरिजॉन्टल, नया वर्टिकल अपॉन नया हॉरिजॉन्टल। और tan अल्फा डैश का वैल्यू नया वर्टिकल पुराने वर्टिकल जैसा है, जबकि नया हॉरिजॉन्टल पुराने हॉरिजॉन्टल का cos थीटा है। पुराना वर्टिकल और पुराना हॉरिजॉन्टल का जो रेशियो होता है वो tan अल्फा होता है। तो यहां पे मैं इसका आंसर लिख रहा हूं tan अल्फा डैश इक्वल टू tan अल्फा अपॉन cos थीटा, या tan अल्फा इंटू sec थीटा बोल देते हैं। अब इसकी जरा सा मैं लिख लेता हूं कि क्या मैंने बताने की कोशिश की। कई बच्चे अभी कंफ्यूज हैं जो पढ़ के नहीं आए। देखो, इफ अ डाइपोल इज केप्ट इन a new plane at angle theta making angle theta with magnetic meridian new dip angle in the plane is अल्फा डैश। और फॉर्मूला क्या है? tan अल्फा डैश इक्वल टू ओरिजिनल डिप एंगल इंटू सेक थीटा। ये फॉर्मूला याद कर लो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। मैंने थोड़ा ज्यादा डिराइव करने में एनर्जी लगा दी, टाइम हो गया भाई, सॉरी। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे सीखेंगे क्या हो रहा है। बाय बाय।